वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द ACJ पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रदीप भाई। प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। तो प्रदीप भाई के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में लोगों को एक बार ही मोहब्बत होती है और इनकी वो मोहब्बत है संगीत। तो भाई, ये मोहब्बत कहाँ से शुरू हुई? पहले संगीत के बारे से शुरू करते हैं। म्यूज़िक में कैसे इंटरेस्ट हुआ? कुछ फैमिली बैकग्राउंड था या किसने मोटिवेट किया, या क्या ये प्यार हुआ तो हुआ कैसे? फैमिली बैकग्राउंड तो दूर दूर तक नहीं है, पर ये था कि मेरी मम्मी है जो वो गाती हैं। अच्छा। हालांकि वो सीखी नहीं है, कहीं म्यूज़िक का कुछ ज्ञान नहीं है, कोई सुर नहीं है, लेकिन जैसे गाते हैं ना कुछ लोग, गॉड गिफ्टेड टाइप। बिल्कुल। तो वो मुझे बताती हैं कि जब मैं उनके घर में था, पेट में था, तो गुनगुनाती रहती थी। रोटियां बना रही हैं, मेरा जॉइंट फैमिली से रिलेट करता हूँ, गांव से रिलेट करता हूँ, बिल्कुल ही देहात जो होता है। तो इतनी रोटियां बनती हैं वहाँ पे। तो मम्मी की रोटियां बनाती रहती थी, गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, एक अंश जो संगीत का था, घुस गया था मेरे अंदर, बचपन से ही था, लेकिन कभी सीखा नहीं क्योंकि गाँव में था। और संगीत हमारे इधर एक ऐसा माना जाता है कि बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब क्यों ही जाए इस लाइन में, कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बेफालतू की आवारा, मतलब बहुत नेगेटिविटी थी संगीत को लेके। तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन मन था हमेशा से, गाना सुनता था बचपन से ही और उस गाने को गाने की कोशिश भी करता था। कुछ लोग थे जो अच्छा बताते थे, तो वो बचपन में 5-5 रुपए दे के मुझसे कहते थे ये वाला गाना सुना दे, ये वाला गाना सुना दे। तो ऐसा रहा था ज़िंदगी का सफ़र। बचपन बहुत प्यारा था, लेकिन ज़्यादा सीख नहीं पाए संगीत से रिलेटेड। तो पहली बार ऐसा कौन याद आता है जिसने पहली बार आपको वो 5 रुपए दिए हों? मेरे पड़ोस में एक भैया लगते हैं वो मेरे, उनका नाम वैसे हरपाल है, दूधिया हैं वो, अब तो छोड़ दिया। लेकिन उनका मुझे याद है कि एक बार हम ऐसे ही किसी फंक्शन में जाते हैं ना, जैसे कि किसी जैसे भात न्योतना, आप पता नहीं क्या कहते हैं, बिल्कुल है ना। तो भात न्योतने गए थे, तो वहाँ पे एक रात पहले जाना होता है, तो पूरा बस भर के जाती है। ऐसे गांव में तो ऐसा ही होता है, सब लोग जाते थे। तो वहाँ पे रात को रुकते थे, तो रात को बातें होती थी। एक जगह पे ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे कि खाट लगा दी है, चारपाई साहब की, बराबर सब सो रहे हैं। सही है। तो ऐसे ही फिर वहाँ पे सुनाते थे कि ये बच्चा अच्छा गाता है, चल बेटा। मैं शर्माता था, तो मुझे थोड़ा सा एंकरेज करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, कि जैसे बच्चे प्यार फुसल जाते हैं कि पैसे ले ले या कुछ ले ले वो ले ले, तो 5 रुपये ले ले, सुना दे। तो म्यूज़िक से पहली फीस 5 रुपये? हाँ, पहली फीस 5 रुपये। ठीक है। तो यार, म्यूज़िक की तो आप पढ़ाई नहीं कर पाए या म्यूज़िक नहीं सीख पाए, तो वैसे एजुकेशन कैसी रही? क्या एजुकेशन किया, क्या सोचा एजुकेशन के बारे में? नहीं, बाद में म्यूज़िक की एजुकेशन की है मैंने। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिसका मन म्यूज़िक में लग गया, हाँ, वो तो फिर दूसरी चीज़ में मन नहीं लगा पाएगा ना। एग्जैक्टली। तो वो कैसे लगाया? मैथ मेरा ठीक था। अच्छा। वो इसलिए सही था शायद कि मैं गाते गुनगुनाते मैथ करता था। अच्छा। हाँ, तो रिदम मैथ्स में चाहिए और रिदम ही म्यूज़िक में चाहिए। वैसे ही। तो पढ़ाई मेरी पढ़ाई मतलब नॉर्मल रही है मेरी, ज़्यादा बहुत। मेरे घर वाले ज़रूर कहते थे कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं था नहीं। वो हर एक के लिए माँ के लिए बेटा। बिल्कुल। लेकिन स्कूल में एक ऐसा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 11th में था, 2003 की बात है ये, 4 की। तो 11th में मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन था, भयंकर। जैसे कहते हैं ना, पागल वाला जो सिस्टम था। तो लोग, जैसे पूरा देश है, मेरे को, हाँ, उस समय मतलब धोनी आए थे 2003 में, तो शायद पहला ही मैच खेला था उन्होंने, 4 में ही खेला था, मतलब उसी समय की बात है। तो मैं भयंकर फ़ैन था उनका, और इतना बड़ा फ़ैन था कि पता नहीं मैं बताते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उस समय पता नहीं क्या ही था कि मैं जो लोग जैसे कुछ अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम लिखते हैं, कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मैं अपनी नोटबुक पे जब सुबह सुबह आता था तो जय धोनी लिखता था। भाई ऐसी कोई ये कोई वेड बात नहीं है, आधा हिंदुस्तान यही करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन मैं
दिल से उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। मतलब एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा जीवन में, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। तो कोई एक चीज़ जो आप respect है बताना बहुत। चाहो कि मैंने ये महेंद्र सिंह धोनी से सीखी और मेरी लाइफ में वो इनकलकेट हो गई, कोई भी एक चीज़, बहुत। एक चीज़ जो आपने उसको अडेप्ट किया। मैं जब उनको लाइक करता था उस समय मैं बहुत ही एग्रेसिव था। मतलब मेरे जो दोस्त कोई भी मुझे चिढ़ाने के लिए, उनका नाम ख़राब करने के लिए कुछ भी बोलता था और मुझे गुस्सा आता था, अरे आज तो तेरा धोनी 0 पे आउट हो गया ऐसे कर, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, फिर मैं उससे लड़ाई भी कर देता था लेकिन जब धोनी को बाद में देखा और आज देखता हूँ तो जो उनकी शांति है, जो हर चीज़ को वो बहुत आसानी से निभा लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वैसा कुछ बनने की, होने की, लेकिन उसमें मेरे संगीत का भी मेरा बहुत फ़र्क है। मुझ में अब और पुराने जो प्रदीप था उसमें बहुत फ़र्क है। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब थोड़ा सा। वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी का जो फेवरेट गाना है, हाँ, वो पता है आपको? मैं बताता हूँ, बताइए। वो गाना है मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। क्या बात है। ये महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट सॉन्ग है और वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैंने इसी सॉन्ग पे अपनी चली है। जैसे कि इस गाने में एक लाइन आती है कि मशरूक ज़माना क्यों चिंता करे, क्या फिक्र करे मेरी। हाँ, ये वाली लाइन आती है। बिल्कुल। तो कल कोई और आएगा मुझसे अच्छा सुनाएगा, मुझसे अच्छा गाएगा। तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने रिटायरमेंट लिया, वो भी ऐसे ही ले लिया कि कल कोई और आएगा, कोई खेल लेगा, मैं जितना खेल लिया खेल लिया। नहीं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो ये तो हो गया। अब ये तो आपकी नॉर्मल एजुकेशन होगी, उसके बाद आप कहाँ गए एजुकेशन करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए करने के लिए कहाँ गए? 12th होने के बाद मेरे मन में था कि मैं म्यूज़िक में जाऊँ, लेकिन घर वालों को लगता था कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, जो कि हर पेरेंट्स को लगता है। बिल्कुल लगता है। और मैं ऐसे फैमिली से था कि जैसे मैं कास्ट से जाट हूँ, तो उनमें मतलब ये है कि हमारा बच्चा फौजी बने, पुलिस बने या फिर इंजीनियर बने, ऐसा ही लगता है। कोई वैसा म्यूजिशियन कौन बनेगा वो कोई नहीं सोचता, ऐसा कोई नहीं सोचता। अब शायद सोचने लगे हैं लोग, लेकिन उस समय तो बिल्कुल नहीं सोचते थे। और मैं था कि 2016 में मेरी 12वीं हुई और मैं मम्मी के पास जाके बैठ गया था। मम्मी से बातें की कि मम्मी मुझे म्यूज़िक में जाना है, प्लीज़ जाने दो, मेरा एडमिशन कहीं अच्छी जगह करा दो। लेकिन मेरे बड़े भैया हैं, वो कहते थे कि तुम्हारा एडमिशन वहाँ करा देते हैं, चंडीगढ़ में एक कॉलेज है और बढ़िया है, इंजीनियरिंग कर, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सपने पूरे करता रहना, कोई दिक्कत नहीं। उनका सपोर्ट रहा है हमेशा मुझे, पैसों से भी और बाद में भी, मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने मेरा एडमिशन पंजाब में करा दिया, चंडीगढ़ के पास। और मैं फिर शुरुआत में तो थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन मेरे अंदर थोड़े से फिर ये भी रहा कि यार बाहर ही तो जा रहा हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है क्या कर रहा हूँ, वहाँ मुझे म्यूज़िक ही करना जाके। ये भी सही है, हाँ, मौका मिलना चाहिए म्यूज़िक। बिल्कुल, बाहर निकलूँगा तो कुछ सीखेंगे ही। तो इस तरह से फिर कॉलेज चला गया चंडीगढ़ में। वहाँ पे फर्स्ट ईयर ठीक ठाक पढ़ाई की, फिर हॉस्टल में बाथरूम में गाता था, तो लोगों को इधर उधर आसपास के पता चल गया, दोस्तों को, कि ये तो यार ये कौन गाता है, आवाज़ आती है जो। हालांकि मैं सीखा नहीं था उस समय तक बिल्कुल भी, आज भी सीख ही रहा हूँ, बट जैसे एक ज्ञान होता है ना नॉर्मल कि सुर क्या होता है, सुर भी नहीं पता थे मुझे, कि सारे गामा पता नहीं, सभी कुछ चीज़ मुझे नहीं पता था, आरो अवरो भी नहीं, कुछ भी नहीं पता। आरो अवरो तो बाद की बात हो जाएगी, सुर ही नहीं पता था कि सा क्या है, रे क्या है, इतना भी नहीं पता था। पर सरस्वती माँ का वास जरूर है। बट ये था कि संगीत अच्छा लगता था, गाना सुनता था, उसे गाने की कोशिश करता था। और उस समय कॉलेज में मेरा फेवरेट थे कैलाश खेर जी, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। और कैलाश खेर जी को मैं ऐसे मेरे पास एक रेडियो रहता था, 12वीं में था जब मैं, तो उसको मैं खेतों पे लेके जाता था, तो खेतों पे जाके रेडियो ऑन रहता था, और जब उनके सॉन्ग आते थे मैं सुनता था और नोटबुक में लिखता था। अगर कुछ अधूरा रह जाता था तो दोबारा वेट करता था कि वो सॉन्ग आएगा रेडियो पे, फिर से लिखूँगा उसको। तो आज की यंग जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ, भाई पहले गाना सीखना छोड़ो, गाना सुनने तक के लिए बहुत जद्दोजहद थी। बिल्कुल, उस समय। और इस चीज़ की अहमियत हर किसी को समझनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो यार अभी आपने बताया कि जैसे कि आप अग्रेसिव थे बहुत ज़्यादा, तो पेला वेला किसी को नहीं?
मेरी लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं मेरे आस पड़ोस में, मतलब सबसे लड़ाई हुई है मेरी। तो पर्चे वर्चे लिखे गए कि नहीं पंजाब में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ इतना, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ हो ही जाए किसी को, बट ठीक मतलब थोड़ा जो रहता है बचपन में थोड़ी बहुत लड़ाई ऐसी हो जाती, क्योंकि मेरे चाचा पहलवान है तो मैंने थोड़े दिन पहलवानी भी की थी बट वो तो सिर्फ एज पास्ट है, था एक ज़िंदगी का। तो आपने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि संगीत ने आपको बहुत मदद करी ये एग्रेसिव नेचर छोड़ने के लिए। एग्जैक्टली। तो इसके पीछे की साइंस या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि कैसे संगीत मदद कर सकता है बिल्कुल कर एग्रेसिव सकता है, नेचर को छोड़ने के लिए, उसके बारे में बताओ कुछ। बिल्कुल कर सकता है। मैं देखो वैसे इसके ऊपर पूरा वो भी हो चुका है एक, जैसे प्रैक्टिकली साइंस ने कर चुके हैं कि एक संगीत का ना दोनों तरह से इफ़ेक्ट होता है। कई प्रकार के संगीत हैं आजकल जो चल रहा है, डिच्चिक या कुछ भी है ना, तो उसमें शब्दावली का भी बहुत फ़र्क है। अब लोग हमारे हरियाणा में जो अगर मैं देखूं तो बहुत ही जैसे डीजे पे सॉन्ग चलते हैं, और पूरे देश में जो डीजे पे सॉन्ग चल रहे हैं वो हरियाणा के ही चल रहे हैं, बिल्कुल है ना, हरियाणा और पंजाब का बोल यही बोल वाला है। तो जो संगीत है वो उसमें जो जैसे एक आजकल फेमस है, मैं घाल के बैठा सिंहासन इन बादलों के बीच में मेरी ना कोई होड़ में, गा के ऐसे नहीं बात बनेगी, गा के ये तो पता नहीं कैसे ही गाऊंगा मैं, नहीं गा के ही बताना पड़ेगा। तो अरे मैं घाल के बैठा सिंहासन इन बादलों के बीच में मेरी ना कोई ऐसे करके, मतलब अब ये जो ढिचिक है इसमें अब शब्द गाना अच्छा है, कॉम्पोजिशन अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीट्स है ना जो डीजे पे बजती हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे जो हिसाब से ये लोगों को एक ज़ॉम्बी बना रही हैं। अच्छा। आप देखते होंगे जब डांस करते हैं लोग, डीजे पे डांस कर रहे हैं तो वो भूल जाते हैं कहाँ है क्या लड़ाई कि कुछ नहीं, आपस में वहीं लड़ाई हो जाती है, ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन मैं जब मुंबई गया था तो वहाँ पे जो मेरा जो सच में ही संगीत जो था मेरे जीवन का, वो वहाँ से शुरुआत हुई थी। वहाँ मैंने जब क्लासिकल सुना, जो शास्त्रीय संगीत वहाँ पे देखा, जो और उससे जो मुझ पे फ़र्क पड़ा कि म्यूज़िक कितना इफ़ेक्ट करता है किसी की बॉडी पे, किसी के माइंड पे, वहाँ से मुझे पता चला धीरे धीरे। वहाँ जैसे माहौल में रहा मैं, मेरे गुरुजी हैं, मनोज सर हैं, गुरुजी विनायक प्रभु जी हैं, उनसे सीखा, आप भी सीख ही रहा हूँ। अभी वापस मैं मुंबई ही जा रहा हूँ, अभी अप्रैल में मैंने रिज़ाइन दे दिया। वो तो हम बात करेंगे प्लान्स के बारे में। हाँ। तो लेकिन कॉलेज में जैसे कल्चरल फेस्ट वगैरह तो होते ही रहता है। एग्जैक्टली। तो कल्चरल फेस्ट जैसे होते रहते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा? स्टेज तो पहली बार देखा होगा, पहली बार सामने स्टेज पे परफॉर्म किया तो भाई हॉस्टल में मैं बता ही रहा था थोड़ी देर पहले कि एक दोस्त को पता चल गया था कि इस बाथरूम से आवाज़ आती है तो बाहर ही बैठ गई जब तक मैं निकला नहीं। तो आते ही, यार तू गा रहा था, हम सोच रहे थे कि कोई वो चल रहा है FM वगैरह या कुछ भी गाना। तो मैंने कहा अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही बाथरूम ही सिंगर हूँ बस, ऐसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उन दोस्तों ने मुझे थोड़ा सा बढ़ावा दिया कि भाई तेरी आवाज़ अच्छी है, कोशिश कर आगे। तो फिर सबसे पहले जब मैं स्टेज पे चढ़ा था तो हॉस्टल का ही एक नॉर्मल सा ऐसे ही प्रोग्राम था जैसे होती है फेयरवेल तो शायद फ्रेशर तो फ्रेशर थी, तो उसमें मुझे स्टेज पे धक्का मार के चढ़ा दिया। अब मैंने पहला जब गाना गाया था तो मुझे याद है मैंने कुमार सानू का एक गाना गाया था और मेरे पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे क्योंकि स्टेज तो कभी देखी नहीं थी ना। तो कौन सा गाना था वो? उस समय थोड़े दिल जले टाइप के गाने चलते थे तो वो था तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी, ये वाला कुमार ऐसे नहीं भाई ऐसे अच्छा लोग वेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस का। आप तो पैर थोड़ी कांप रहे हैं, आप तो घर बैठे हैं अपने बात करेंगे। बताओ, आप सुनाओ जरा, एक मस्त हो जाए कुछ। मैंने तो बहुत दिनों से गाया भी नहीं है ये गाना। कोई बात नहीं गिटार के साथ गाएं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू मेरी जिंदगी है,
खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू। ऐसे क्या बात है, क्या बात है। मैं गाता नहीं है पर ठीक है, बहुत दिनों बाद ये गाना गाया। तो ये पहला गाना था मेरा ये जीवन का पहला जब मैंने गाना स्टेज पे गाया। तो कॉलेज लाइफ में, सिर्फ कॉलेज College लाइफ में, life कॉलेज में। लाइफ में सबसे बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस कितने लोगों के सामने रहा? जैसे फेस्ट वगैरह होता है वहाँ पे उसके पंजाब बाद में, तो- हाँ, उसके बाद फिर मैंने, दोस्तों ने मुझे कहा कि यार ठीक है इसमें जा। मेरे वहाँ पे टीचर्स भी थे जो हमारे वार्डन भी रहे थे, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि नहीं यार तुझे जाना चाहिए। क्रिकेट भी खेलता था मैं बहुत उस समय। तो एक मुझे याद है कि जब पहली बार जब मैं कॉलेज की तरफ से फेस्ट के लिए गया था, तो धीरे धीरे मैं, जब 1.5 साल हो गए थे मुझे कॉलेज में, धीरे धीरे थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगा था। हाँ, तो एक मतलब जो सेकंड ईयर में आया था तो फ्रेशर पार्टी सेकंड ईयर वालों को दे रहे थे, जो फर्स्ट ईयर में आ रहे थे हम उनको फ्रेशर पार्टी दे रहे थे। तो उस समय मैंने एक गाना गाया था, वो मेरी सबसे ज़्यादा भीड़ थी उस समय तक जिनके सामने गाया मैंने। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग थे उधर, पूरा कॉलेज था, और वो गाना था तेरियां मेरियां। ऐसे नहीं समझ में आएगा मुझे। ऐसे समझ में आता ही नहीं है मुझे, ऑडियंस को भी नहीं आएगा ऐसे। तेरियां मेरियां भूल गया, क्या बात, भूल गया हारते जीत, हे मैं की करना मैं जीत नू, होवे ना जमीत, होवे ना जमीत। ऐसे बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्नियाँ सजा के वो देती वादे कल के मायरी, मेरे हाथों में था उसका हाथी चासनी सी, हर उसकी बात मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो आयरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो आयरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। तो ये पहला गाना था और जो ये- स्टेज पे लोगों के तो सामने लोगों ने गा कपड़े रहे वपड़े फाड़ लिए अपने? थे। नहीं, उस अरे समय क्या बात तो कर रहे हो यार। उस समय तो ऐसा था नहीं, खैर, क्योंकि नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, सुर की नहीं, बिल्कुल बहुत नॉलेज थी, ज़बरदस्त, और ये बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं उन नई जनरेशन के बच्चों को बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ऐसे ना चलें जैसे मैं चला। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह ना भटके कोई। तो बीटेक कर लिया 2000 कितने नहीं, में? बीटेक नहीं तो करा? हुई नहीं। बीटेक करने को देते भाई। 1.5 साल के बाद जैसे ये गाना गाया, अरे फ्रेशर पार्टी दी और फेयरवेल ले लिया। फेयरवेल ले लिया। तो इस गाने के बाद फिर एक फेस्ट था एक पंजाब का, हाँ हाँ, उसमें कॉलेज के बहुत सारे बच्चे जाने वाले थे। ठीक है। वो बहुत मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा सफ़र, मतलब एक कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया आगे की Turning लाइफ point को, टर्निंग पॉइंट मैं उसको ही कहता हूँ कि म्यूज़िक में आने का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट वो वाला समय था। तो कॉलेज की तरफ से फेस्ट में जाने वाले थे हम, और मेरा नाम म्यूज़िक में लिख दिया था। जैसे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, कोई पेंटिंग में जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, मुझे पता नहीं था उनका। मेरा म्यूज़िक में गया था कि मैं इस कॉलेज से म्यूज़िक में मैं जा रहा हूँ। तो चंडीगढ़ में एक कॉलेज है, उसमें वो सारे फेस्ट थे, बहुत सारे कॉलेज वहीं आ रहे थे। तो मैं रात भर मैंने प्रैक्टिस की कि एक अलग सा ही वो रहता है एक्साइटमेंट कि भाई यार अपने कॉलेज की तरफ से जाना है। बिल्कुल। बहुत एक्साइटमेंट थी, रात भर प्रैक्टिस की। अगले दिन
सुबह सुबह 7 बजे ही पहुंच गया कॉलेज, नहा धो के, रात को नींद ही नहीं आई। तो सुबह सुबह पहुंच गया, 8 बजे बस लगनी थी वहाँ पे, बस नहीं लगी, 9 बज गए, कॉलेज शुरू हो गया, कोई नहीं वहाँ पे। मैंने फिर उनको फ़ोन किया, जो हमारे सर लेके जाने वाले थे, उनका नाम याद नहीं है मुझे, तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा हम जा ही नहीं रहे, कोई भी नहीं जा रहे। और उसका क्या रीज़न रहा? उसका रीज़न शायद उससे पहले हम एक रुड़की एक कॉलेज में फेस्ट करने गए थे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे गए थे, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उसकी वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी मिस होती है ना कॉलेज में, हमारा मैं बताता हूँ आपको, क्रिकेट मैंने खेलना शुरू कर दिया था। हाँ। और RTU सिलेक्शन की, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के लिए टीम जानी थी। अच्छा। हम तो, आपकी तो बस नहीं लगी, हम बस में चढ़ के, फोन आया हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास कि भाई वापस उतर। हम बस में चढ़ के, और आप विश्वास नहीं करोगे, तो 20 लड़के जा रहे थे, तो 20 में से 12 लड़के हॉस्टल के थे। अच्छा। तो हमने हॉस्टल से इतना खाना बनवाया कि कम से कम 50 आदमी खा जाए, कि हम आएंगे शाम को ट्रायल देके, हमें चाहिए खाना वहाँ पे। तो इतना खाना उतर रहा साथ में। तो ये बस से उतरने वाला काम जो है ना, ये होता रहता है। बिल्कुल। और जिसके सपने जुड़े रहते हैं ना इन चीज़ों से, उसको बहुत दुख होता है। मेरे को बहुत दुख हुआ था, भयंकर दुख, कि यार ये क्या है। मैंने कहा सर मैं अकेला जाना चाहता हूँ। कहने लगे बेटा ऐसे नहीं होगा। और जाना कहाँ था? ज़्यादा दूर नहीं था, वो मेरे कॉलेज से 25 किलोमीटर की दूरी पे था, कुछ नहीं ज़्यादा दूर। मैंने कहा मुझे जाने दो सर, अगर कुछ हो सकता है तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो साहब, तुम रहने दो बेटा, छोड़ो, आगे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए, मिस हो रहा है कुछ। तो मेरा एक दोस्त अंकित नाम था उसका, तो वो उसके पास बाइक थी, तो मैंने अंकित नाम के लड़कों के पास बाइक होती है कॉलेज में। बहुत ही प्यारा दोस्त है। तो यूपी का था वो, वहाँ पे हॉस्टल में ही रहता था, लेकिन उसके पास बाइक थी। तो मैंने उसको बोला यार चलेगा क्या मेरे साथ, और उसने मेरे कहा चलते हैं यार, क्या दिक्कत है, क्योंकि एक अलग ही टशन था उसका। कॉलेज इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स। बिल्कुल। तो वो मुझे लेके गया, डेराबस्सी में वो कॉलेज था। अच्छा। सुखमनी करके एक है कॉलेज, तो वहाँ पे ही फेस्ट था वो सारा। मैंने वहाँ पे एंट्री के लिए फॉर्म भरा, लेकिन वो मैम कहने लगी आपके साथ टीचर कौन है, आपके कॉलेज से कौन आया। मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, ऐसे बाहर जाना तो पता ही नहीं था ना, आज तक गया ही नहीं। तो मैंने कहा मैम कोई नहीं है, मैं ही हूँ। कहने लगी कोई वहाँ से कोई लेटर लिख के लाए हो? मैंने कहा नहीं है वो भी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे फेंक के मारा उन्होंने। मैंने कहा यार ये क्या है। मैं फिर परेशान, मैंने कहा यार अब क्या होगा, मैम मुझे ये तो बताओ करना क्या होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ ना कुछ लिखवा के लाओ, कोई लेटर लेके आओ। मैं वापस गया कॉलेज, लेटर लिखवाया एक दोस्त से, और वहीं पे डायरेक्टर का शुरू में ही ऑफिस था, तो साइन कर दिया उन्होंने बिना देखे कि क्या क्या चीज़ है क्या नहीं। पहली बार डायरेक्टर के ऑफिस में गया था, साइन करा। इनोसेंट शक्ल का फायदा होता है। हाँ, तो साइन कर दिया। मैं फिर वापस आया। उस समय तक बज गए थे इस प्रक्रिया में 1 बजे तक एंट्री हो गई थी, ख़त्म। वही मैम वहीं पे मिली मुझे। मैंने कहा मैम, जब सर अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, आपके सामने मैं पहले आ गया था, अब लिखवा के ले आया हूँ। अरे नहीं हो सकता, तो क्यों पका रहा है। वो उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे सेम वर्ड कहे। मैंने कहा मैम प्लीज़ कुछ करो। तो उस वक्त तो गुस्सा कहाँ चला गया था? गुस्सा उस समय ऐसे, एक तो मैम थी, अब मैम को कैसे गुस्सा किया जाए। गुस्सा तो गुस्सा है। पता नहीं, वो थोड़ा सा एक मुझे लगता है प्यार में अगर बात हो जाए ना। तो मैंने कहा मैम प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ करके वही वो मान गई। उन्होंने कहा चल ठीक है यार, तू अंदर जा, और मैं तुझे बताऊंगी, तू ना स्टेज के आसपास रहना। मेरे को पर्टिकुलर उसका ना वो एक्सेंट भी याद है। तो तू ऐसे करना, स्टेज के पास रहना, मैं तुझे बुलाऊंगी और आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। और उस समय मैं कैरोके के लिए सीडी लेके गया था। अच्छा। क्योंकि सब लोग, मैंने वहाँ देखा स्टेज पे तो सब भाई बैंड के साथ आए हुए हैं, कोई बैंड के साथ है पूरा प्रॉपर, कोई गिटार बजा के गा रहा है, और हम तो बाइक लेके, और मैं गिटार के सीडी लेके पहुँच गया। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई प्रदीप, कहाँ पहुँच गया। तो फिर
पर ये था कि स्टेज पे चढ़ना है यार, क्या ही दिक्कत है। हाँ सही बात है। था उस समय एक जुनून सा बन रहा था जीवन में। अब उस मैम का मेरे पास ना हाय आई ना बाय आई, कुछ भी नहीं। नाम भी नहीं और लिखा? वहाँ पे लेकिन टीम ई ऐसे बोल रहा था कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम ई। अब टीम ई मुझे क्या पता कौन सी टीम, मेरे को बताया ही नहीं किसी ने। अब टीम ई बोले जा रहे हैं, वहाँ बोले जा रहे हैं, 2-3 मिनट के बाद दूसरा टीम एफ चढ़ गया, टीम ई ऐसे ही रह गया। मुझे लगा कि यार शायद मेरी होगी टीम ई। मैं उस मैम के पास, तू कहाँ था? उसने सीधा, मैंने कहा मैं यहीं था मैम, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा यार ये मैम प्लीज़। जब कह रही चल ठीक है ना, इसके बाद चढ़ जाना स्टेज पे। इसके बाद तो नेक्स्ट मेरा आ ही गया आखिरकार। मैंने उसको सीडी दिखाई कि भाई ये प्ले करनी, जो सर ये नहीं चलेगी। क्यों? कैरोके CD चलता ही नहीं अच्छा। है, कैरोके नहीं चलेगा, या तो ऐसे गा दो या तो ऐसे गा दो या बैंड ले या आओ। बैंड लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं ऐसे ही गाऊंगा। हाँ, गा के जरूर गाऊंगा। और इतना एंजॉय कर रहे थे लोग, मतलब बहुत ही। मैं वो उस समय एक अलग ही एनर्जी बनी हुई थी स्टेज पर। तो मैं चढ़ गया ऐसे ही, मैंने करी आंखें बंद, माइक लेके मैंने गाना शुरू कर दिया। उठा लो उठा लो। गाना बताना नहीं है इस बार बजा के ही सुनाना है पूरा, जितना भी याद हो मतलब। पूरा तो नहीं आता। चलो कोई नहीं। हो जाए कुछ। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया मेरे दिल खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे रिझाएं जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया, सैया बन के माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं, बैठूं नैया प्रीत की, संसार से तर जाऊं मैं,
तेरे प्यार से तर जाऊं। वाह क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब इंसान की ज़िंदगी में सुकून आएगा तो इसी से आएगा, और आपकी ज़िंदगी में सुकून आया होगा, साफ साफ दिख रहा है कि इसी चीज़ से आया होगा। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है, बिल्कुल समझने वाली है कि भाई म्यूज़िक से बड़ा हीलिंग कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। तो ये गाना मैंने वहाँ गाया गा दिया और सब शांत, पूरा अच्छा। मतलब सच में ही पूरी ऑडियंस जैसे ठंडी पड़ गई थी। मैस्मराइज हो गया यार, मैं खुद शांत हो गया एकदम, मैं भूल गया आगे क्या करना है। तो उसके बाद मैंने धन्यवाद बोला सबको, मैं नीचे आ गया, और जो मैम मुझसे इतनी देर से ऐसे खटखट करके बोल रही थी, उन्होंने मेरे को प्यारी सी स्माइल दी। अरे क्या बात। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच Thank you. मैम, थैंक यू सो मच। अब मुझे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं हो रहा, मेरा तो परवाह आना भी ही नहीं नहीं है, मेरा आना भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था हाँ, हाँ। कि मेरा क्या ही है, मैं खाली बिना म्यूजिक के ही जाके बजा के गा के आ गया, बिल्कुल। और सब लोग इतना टैलेंटेड हैं, कोई गिटार बजा के गा रहा है, कोई बैंड के साथ पूरा ड्रम के साथ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन और मैं अपने इनके दोस्त को बोल रहा था कि चलते हैं, अब हो गया अब। तो उसने कहा रुकते हैं जब तक रिज़ल्ट के लिए। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो रिज़ल्ट बोलने लगा, और रिज़ल्ट था उस समय ना, ऐसा होता है पहले थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और फिर फर्स्ट पोजीशन लास्ट में आती। पहले कंसोलेशन भी होता है हाँ कॉलेज में। तो थर्ड पोजीशन का आया कि टीम बी ऐसे, और सेकंड तक आने तक मैंने कहा चलते हैं यार। हमारा थर्ड ही नहीं है तो कहने लगा यार चल ठीक है चलते हैं। तो हम काफ़ी दूर निकल भी गए थे, अच्छा। लगभग 100 मीटर निकल गए थे हम, वो जो जहाँ स्टेज थी, और वहाँ से हम निकल गए थे। और तब टीम फर्स्ट का जो बोल रहा था कि फर्स्ट प्राइज गोज टू टीम ई, और मैंने वो सुना भी नहीं, वो दोस्त था उसके कान वहीं थे। पता नहीं उसको यकीन था क्या था। हाँ, यकीन ही होगा। और उसने कहा साले देख। मैंने कहा क्या क्या भूल गया? देख सुन। तो मैंने भी सुना फिर टीम ई, और उसने मेरे को ऐसे कंधे पे बिठा लिया। अरे क्या बात है। कंधे पे, और कंधे 100 मीटर वो भाग के स्टेज तक मुझे कंधे पे लेके गया। मजबूत और होगा thank पूरा। you, पूरा मजबूत था वो, यूपी का था। और उसको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, आज भी कहीं भी सुन रहा है वो मुझे, थैंक यू सो मच। कनेक्टिंग है नहीं उसके साथ, लेकिन क्योंकि अच्छा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक जॉब मिल जाती है, शादी हो जाती है, तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो भी बिजी होगा, बट उसके लिए हमेशा से है और रहेगी उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट, और थैंक यू सो मच। उस दिन अगर वो लेके नहीं जाता स्टेज तक तो पता नहीं क्या ही होता, क्योंकि वो एक समय था। अब यहाँ पे जब मुझे स्टेज पर पहुँचाया गया, तो जो जजेस थे वहाँ पे वो सारे बुज़ुर्ग लोग थे। अच्छा। सारे बुज़ुर्ग थे, सरदार, और क्योंकि सुनने वाले हैं भाई, सरदार जो होते हैं ना संगीत के प्रेमी होते हैं, भयंकर वाले, बिल्कुल। ये सच है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे सुना, क्या बेटा कहाँ सीख रहा है? मैंने कहा नहीं जी। कहता है मेरी एक बात सुन ले, ज़िंदगी में कुछ छोड़ दियो तू, कुछ भी, संगीत मत छोड़ना। म्यूज़िक मत सुनियो, छोड़ियो, क्योंकि तेरी आवाज़ में हमने ऐसा पाया है जो किसी की आवाज़ से नहीं हुआ, वो तूने करके दिखाया। सब शांत हो गए थे। और ये चीज़ उनको सबसे अच्छी लगी कि यार इसने थोड़ा सा, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि 2-3 गाने और सुनाओ। तो मैंने ऐसे भाव सुना दिए थे। तो एक वो समय था जब फिर मेरे को लगा कि यार म्यूज़िक में ही जाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी जल्दबाजी की फिर। तो आपने उसके तुरंत बाद छोड़ दिया कि अब मैं म्यूज़िक करता हूँ, इंजीनियरिंग छोड़ देता हूँ, या वो हो नहीं रही थी? वो हो ही नहीं रही थी। हाँ, मन ही नहीं लगता था म्यूज़िक में, मतलब उसमें इंजीनियरिंग बिल्कुल मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि गाने सुनो, उसको करो, फिर और करो, और ऐसे ही लगता था बस। उस समय पे भी कॉम्पोजिशंस लेवल था मेरा जो सही था, जो कि मैं अब देखता हूँ उसको, क्योंकि उस समय तो पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उस समय 2-3 गाने मैंने बनाए थे, लिखे थे, और उनको लेके मैं दिल्ली में ही एक, मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का, एल्बम के लिए पहुंच गया था मैं सीधा बिना कुछ सीखे, बिना कुछ सीखे। ये मैं वही बता रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो कोई ना करे। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, तो मैं एल्बम के लिए पहुंच गया, क्योंकि जोश था यार, सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं तो कुछ होगा। अब तो माते फसला में वो भी बिना सीखे आ गया था। बिल्कुल ऐसा ही। तो
थी वो चीज़ें और पहुंच गया। उस बंदे ने मुझसे कहा कि 40,000 रुपये लगेंगे। ये कब की बात है? ये 2007 की। 2007 में 40,000 रुपये? हाँ, कि यार कॉलेज भाई तेरी स्टूडेंट। बहुत बढ़िया आवाज़ है, क्योंकि चढ़ाने वाले ऐसे ही चढ़ाते हैं। कॉलेज की फीस मुझे आज पता चलता है कॉलेज की फीस थी 50,000 लो मस्त साल की। 1 साल की फीस जा रही है भैया। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने घर पे थोड़ी बहुत बात की। घर वालों ने पहले तो मना कर दिया था, ये क्या कर रहा है तू, ये सब बेकार की चीज़ें, फिर भी तो उस समय इमोशनल होके मना लिया जैसे तैसे घर वालों को। और पापा मेरे बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मेरे मम्मी पापा किसान हैं, बिल्कुल गरीब फैमिली से हूँ मैं, कह सकते हैं गरीब ही हूँ, क्योंकि नॉर्मल फैमिली तो फिर भी एक कहीं ना कहीं जॉब होती है। नॉर्मल फैमिली में उसको मानता हूँ जिसके पास खेती बाड़ी के साथ जॉब हो। मेरे पास मम्मी पापा बिल्कुल, मम्मी घरेलू और पापा किसानी बस। ताऊ जी हैं मेरे, जो वो उनके बेटे हैं धर्मवीर चौहान, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने ऐसे ही जज्बा दिखा के कुछ करना चाहा जीवन में। तो आज उन्होंने अपने, जैसे मेरे घर में क्या था कि लड़कियां बहुत हैं, मेरी बहनें ही 4 हैं। अच्छा। मेरी खुद की 4 बहनें, उनकी भी 2 बहनें थी। तो ऐसे करके गांव में ना बहुत सारी लड़कियां, और लड़कियों का गांव में ऐसा था कि बाहर जाना मतलब ना, मना। 10वीं कर ली अपने गांव के स्कूल में, सरकारी में, बस बहुत है, इसके बाद नहीं करना, 1-2 साल बाद शादी करा देंगे। ये सोच बदलनी थी उनको, बिल्कुल। उन लड़कियों को बढ़ाना था। उन्होंने गांव में स्कूल खोला, पहले छोटे लेवल का, उसके बाद उस स्कूल से धीरे धीरे एक बीएड का कॉलेज खोला गांव में। अरे क्या बात। और आज बीएड का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। और कौन से गांव में? छज्जूनगर गांव में। अरे क्या, पलवल के पास ही है। आज मतलब उस जो बच्चियां हैं हमारी बेटी, और उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे ही रह के पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाहर जाना चाहें तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल। जिनको अब भरोसा है कि हमारी बेटी, क्योंकि यार इतनी लाइफ है। आज देखो क्रिकेट में ही देख लो आप, वो कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बिल्कुल, कि जिसको मिल जाए उसको शेर बना देती है। बिल्कुल। मैं खुद इस चीज़ में, मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, अब शादी हो गई मेरी, तो मैं खुद चाहता हूँ कि कुछ करेंगे जीवन में, बिल्कुल। और मेरे घर में संगीत वैसे सब में है। अब तो आ गया, 4 बहनें में नहीं, मेरी 4 बहनें गाती हैं। अच्छा। बट वही है कि वो उस लाइन में जा नहीं पाई। बिल्कुल, मुझसे अच्छा गाती हैं सब। बट पता क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स जनरेशन थी ना, उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ी चीज़ थी। बस उनकी लाइफ का सक्सेस का मतलब था कि सर्वाइवल। बिल्कुल। हमने हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, आपको बीटेक करने के लिए भेज दिया, बस वो उनकी लाइफ की अचीवमेंट है, जो कि सही भी है। कंट्री उस लेवल पे थी हमारी, बिल्कुल। फिर हमने देखा, बाहर गए, सोचा कि हाँ सपने भी देखे जा सकते हैं, पूरे भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। और इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि वो बहुत सक्सेसफुल इंसान है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उस टाइम पे सर्वाइवल था, और सर्वाइवल से निकल के उन्होंने हमें इतना दिया भी। बिल्कुल, मेरे को तो ज़्यादा दिया है ना, बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा। मतलब उन्होंने कर्ज वर्ज भी कर लिया था मेरे लिए। तो बात वहाँ से शुरू करते हैं फिर, कि अब आप तो आ गए दिल्ली। पापा ने मेरे को पैसे दे दिए 40,000 रुपये। हाँ, आपने सच बोल के लिए कि मेरे को एल्बम करानी है, हाँ, कुछ और? हाँ, नहीं, ये मैंने बोला था उन्हें कि एल्बम ही करानी है। और जैसे मुझे आगे वाले ने सपने दिखाए कि भाई 40,000 लगेंगे, उसके बाद टी सीरीज में बेच देंगे, तेरी 1-1.5 लाख रुपए आ जाएगा तेरे पास, और तू बड़ा स्टार बन जाएगा। टी सीरीज 1-2 लाख में आर्टिस्ट खरीद रही है। ये दिखाते थे सपने, ऐसे लोग हैं मार्केट में। और रिसर्च भी नहीं करी है। कुछ भी नहीं, क्योंकि था ही नहीं उस। आज तो हर बच्चे के पास फोन है, भी नहीं था। उस समय हमारे पास नोकिया का फोन था, बहुत बड़ी बटनों वाला। मेरे पास नहीं था वो भी। सबसे पहला फोन नोकिया का ही था मेरे पास, 1500 रुपये का लिया था, पुराना। हमारे पिताजी के पास भी नोकिया का था, वही आता था। पुराना लिया था वो भी, क्योंकि वैसा ही था उस समय ना, कुछ भी। तो 40,000 लेके पहुंच गया उस बंदे के पास। उसने 2 गाने तो मेरे उसमें खुद के थे। एक सैया सैया करके गाना था जो मैंने खुद ने बनाया था उस समय, और वो गाना अच्छा है वैसे। अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ वो अच्छी धुन थी और अच्छा। और बाद में उसने फिर मुझे 6-7 गाने खुद ने लिखे और लोगों के साथ मिलके वो बनाए, और जिसके एक एल्बम बन गई, एक पूरी एल्बम 8 गानों की रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड हो गई। अरे क्या रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड हुई? ये दिल्ली में हुई थी,
और दिल्ली में तो कोई स्टूडियो था या बस स्टूडियो ऐसे? था बढ़िया, अच्छा, प्रॉपर स्टूडियो था, हम्म, बंदा था बढ़िया, लेकिन उसने म्यूज़िक पुराने ढंग का दे दिया था, पुराने गानों का था, अच्छा अच्छा। अजीब सा ही म्यूज़िक था, आप सुनते हैं तो बहुत ही अजीब हम्म। लगता है, बट उस समय वो भी ऐसा लगता था कि पता नहीं नया क्या है। है, क्योंकि समझ ही नहीं थी उतनी, हम्म, सच्चाई तो हाँ ये सही है। बात है, बिना सीखे चले गए। बिल्कुल। तो पहुंच गया, अब कॉलेज में हो गई कि भाई प्रदीप की तो एल्बम आ रही है, हवा बन गई पूरी, क्योंकि कॉलेजों में तो ऐसा बस हल्की सी चिंगारी चाहिए। चिंगारी चाहिए, पूरी आग लग जाती है। तो सबको लगने लगा। ने खुद ने भी बताया होगा यार, फ्लैक्स हाँ, भी तो मैंने करना है, दोस्तों 40,000 रुपए खर्च करके बिल्कुल एल्बम दोस्तों को बना रहे बताया हैं। कि यार मेरी एल्बम आ जाएगी अब। तो उस समय अलग एक्साइटमेंट थी, और वो गलत था, एग्जैक्टली मैं सबको बताऊंगा वो गलत था, वो बिना- भाव जो होता है बिना रिसर्च करे कुछ नहीं बिल्कुल करना कुछ चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं पहुंच गया, 40,000 हो गए, एल्बम निकल गई। उसके बाद मैंने उससे बोला कि भाई अब आगे क्या करना है, मेरी एल्बम को निकालो। उसने कहा 20,000 और लगेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके थ्रू मैंने उसको पैसे दिए थे ना, स्टूडियो वाले को, उसने वो पहुंचाए नहीं आगे 20,000। उसने कहा कि जब आपकी बन जाएगी 20 और पहुंचा दूंगा, और उस समय वो बंदा गायब हो गया। जिसने पहले 20,000 लिए थे। एग्जैक्टली। ओहो। अब मेरे को उसने फिर ये कहा कि तुम इसको ले लो जल्दी से, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। वहाँ मैंने गलती की है कि मैंने जो सेकेंड ईयर की हमारी ना दो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की 2 पार्टों में फ़ीस ज़्यादा गई, 30,000 20,000। तो सेकंड आने वाला था, सेकंड का पार्ट घर से लिया था 20,000 रुपये। मैंने वो 20,000 बिना बताए कर दिया काम। उसको दे दिए। वहाँ मेरी पहली गलती थी ये, बिल्कुल, जो मैंने बिना पापा को मम्मी को किसी को बताई की। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मेरे अंदर कोई नशा या ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि बिल्कुल। कुछ गलत चीज़ों में डाल रहा हूँ। मेरे अंदर सारा नशा ही म्यूज़िक का था, पूरा ही म्यूज़िक, बिल्कुल। तो मुझे वो करना था, तो ऐसा लगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा, ले लेते हैं। जैसे ही मैंने उसको पैसे दिए, अगले दिन वो बंदा टपक गया। टपक गया मतलब? आ गया, उनकी मिली भगत थी भाई, ये बहुत तगड़ा गेम है ये इस गेम से बचो। जिसने पहले 20,000 रुपये लिए थे वो आ गया तब। वो भी आ गया। अब वो कहने लगा इसको निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। और वो फिर अटकी ही रह गई वो चीज़। तो आपने उसको बोला नहीं कि भाई 20,000? कौन देता है यार, और मैं बच्चा था, कौन क्या, कुछ नहीं। वो उन्होंने अटका के कुछ नहीं हुआ। फिर लगा कि यार बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहने लगे, जो बाद में जूनियर भी आए, कि भैया आपको तो ना इंडियन आइडल वगैरह में या सारेगामापा में जाना चाहिए। तो आपने कहा मैंने कहा बीटेक चलो छोड़ो। ठीक है। बीटेक तो छूट ही गई थी, हाँ, क्योंकि फिर 20,000 वहाँ दे दिए, और उसके बाद डीन ने मुझे बैठने नहीं दिया पेपरों में। वो तो खैर नेचुरल है यार। तो वहाँ से फिर मेरी बीटेक छूटती चली गई, वो छूट ही गई। फिर मैंने कहा चलो मुझे करनी भी नहीं है, अब घटिया इंजीनियर नहीं बनना मुझे। अच्छा म्यूजिशियन बन जाऊंगा। हाँ, तो ज़िंदगी चलती रही म्यूज़िक के लिए। फिर अब धीरे धीरे समय भी बीतता चला गया यार, कब तक मैं ऐसे ही रहूं। अब घर वालों को बताया नहीं तक बीटेक छोड़ दिया। बिल्कुल। तो आप मुंबई पहुंचे? नहीं, उससे पहले, हाँ, लास्ट में 4 साल होने वाले थे, उससे पहले मुझे लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा जीवन में, ऐसे तो बीटेक होगी नहीं, घर पहुंचेगा क्या मुंह दिखाएगा। बिल्कुल। तो मैं फिर इंडियन आइडल वगैरह की तैयारी ऐसे करने लगा कि सीखना शुरू किया। हाँ, उनके सॉन्ग्स इस तरह से सुनने शुरू करे, और एक कलेक्शन बनाना शुरू कर दिया। तो उस तरह उस समय पे जैसे सॉन्ग चलते थे उनको ही करना शुरू कर दिया, और मुंबई पहुंच गया ऑडिशन देने के लिए। कौन से ईयर की बात है ये है 2009 की बात है। ये 9 में आप ऑडिशन देने गया था। ठीक है। और मैंने 2 राउंड क्लियर भी कर लिए थे, तीसरे में बाहर कर दिया मुझे। तो वो जो 3 जजेस आते हैं वो उनके सामने गाया? नहीं, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। वो कौन सा राउंड होता है? वो उसके आगे टीवी राउंड होता है। तो इंडियन आइडल के ऑडिशन तो बहुत जगह पे होते हैं ना? हर जगह होते हैं। तो फिर दिल्ली भी, मुंबई क्यों? मैं मुंबई में गया था, क्योंकि दिल्ली में तो पता ही नहीं चला था मुझे। इंडियन आइडल में आते काम ले लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं था। दिल्ली में नंबर ही पता ही नहीं था मुझे कब चला गया। अच्छा, कब चला गया? हाँ, अच्छा, पता ही नहीं। चंडीगढ़ में भी होते नहीं होते? चंडीगढ़ में नहीं था उस समय। अच्छा। अब शायद होते हैं, उस समय नहीं था। ओके। सारेगामापा के होते थे चंडीगढ़ में। अच्छा। इंडियन आइडल के दिल्ली होते थे, जयपुर होता था, और ऐसे मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते थे बस। और इतनी लंबी लाइन लगती थी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि लोग मतलब रात को ही पहुँच जाते थे,
रात को ही ऐसे फुटपाथ पे सो रहे हैं लाइन में ही अपनी इतना भयंकर हाल होता है। तो सब में क्रेज़ था। बिल्कुल। बहुत सारे लोग अपने आप को आगे दिखाना चाहता है कि यार हम मेरी आवाज़ भी है, मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे गलत लगने लगी बाद में। जब मैं पहुँचा, थर्ड राउंड में बाहर कर दिया, तो ज़िंदगी में एकदम ऐसे लगा कि अब प्रदीप तेरी ज़िंदगी ख़त्म, 1 मिनट में सपना टूट गया पूरा। सब कुछ ख़त्म। मैंने कहा अब क्या करेगा तू, अपने माँ बाप के पास कैसे जाएगा, ज़िंदगी किसी का नहीं रहा तू, ना संगीत का रहा, ना माँ बाप का रहा, ना बीटेक का रहा, किसी का नहीं रहा। और वो दिन था कि और कुछ सोचा ही नहीं, फिर लगा कि अब तो बस। तो आपको नहीं लगता ये 2007 में आपने बीटेक छोड़ दी थी, सेकेंड ईयर है, तो वो जो डिप्रेशन आया एकदम से एक फेलियर के साथ, वो 2.5 साल की बेरोजगारी का भी था जिसमें कुछ खास नहीं किया गया सिर्फ। बिल्कुल। तो पाइल अप होते होते वो जब एक झटका लगा तो फिर वो ब्लास्ट होने वाला था वो सारा कुछ मिलके, और उसका नतीजा यही था कि फिर मेरे को लगा कि अब ख़त्म करे ज़िंदगी, और पटरी दिखती है फिर। और भगवान का एक मैसेज मेरे पास, मेरा एक दोस्त है विजय राणा, बहुत प्यारा, हमेशा से उसने मेरी मदद की थी। उसने मेरे को फ़ोन किया उस समय। अच्छा। और उसने अचानक से इस तरह से फ़ोन किया कि भाई विजय, सोनी एक दो और दोस्त है मेरा, उसको बहुत दिक्कत हो गई है, और तो दिक्कत हो गई मतलब हॉस्पिटलाइज हो गया है, वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है, और दोनों आपके तुझे याद कर रहा है। अरे वाह। मैंने कहा यार, तो ये बस ऐसे ही मैसेज कर दिया था कि सच ये में कहीं कुछ ना हो गया कहीं था, या उसे फिर कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया था, जैसे मेरी 1 आध दिन पहले बात हुई थी कि यार मैं क्या करूँगा अब जीवन में। अच्छा। तो उसे ये लग रहा था कि ये कुछ गलत ना कर दे, बुलाने के तरीके। हाँ। तो उन्होंने मुझे फिर इस तरह से ये ऐसा मैसेज दिया, और मैं पहुंच गया चंडीगढ़ वापस। मैंने मेरे, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो गई कि उससे मिलना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे पता चला कि वो झूठ बोल रहे हैं साले तो अपने पास ही रखा। वो एक पीजी में रहते थे। कहाँ पे वो? चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ से पहले लाडलू मंडी में पड़ता है वो। अच्छा, मतलब कॉलेज के मतलब आसपास ही। तो उसमें वो रहते थे, तो उन्होंने मेरे को 1 महीने रखा वहीं पे ही कि तू साले कहीं नहीं जाएगा तू ये तो और डिप्रेसिंग नहीं है? हाँ नहीं नहीं, डिप्रेसिंग नहीं था ये। हाँ, पर वो माहौल बना के रखते हैं, वो माहौल बनाते थे। हाँ। शाम को बैठते थे और मुझसे कहते थे गा भाई यार, मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे प्लस ही कर रहे थे मेरे को। एक जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो शायद वही है। अगर सच्चे दोस्त की कोई परिभाषा है तो यही है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 1 महीने बाद फिर मेरे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई, और मैंने फिर घर पे फ़ोन किया अपने बड़े भाई को, धर्मवीर चौहान को। तो उनसे बात हुई। उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया, तू ऐसा कर, यहाँ अपने घर आ, तेरी खेती है और ये कॉलेज है, स्कूल है, इसको संभलवा आके। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। फिर मैंने वहाँ घर आ गया वापस। घर पे मैं फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा, खेती बाड़ी करनी, स्कूल में जाके थोड़ा सा देखना हिसाब किताब भैया का। और मैंने 9 महीने ऐसे गुजार दिए, पता भी नहीं चला। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर वो चीज़ है, म्यूज़िक जो दबा हुआ है, बसा हुआ है कि यार सब कुछ क्यों ऐसे ख़त्म हो गया। और मेरा दोस्त राणा है जो, उसने ही मुझे एक दिन गाइड किया था कि प्रदीप देख। मैं उससे पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे ये आप बात बता रहे 2007, 8, 9 की, तो जैसे ये, चलो ये बुरा वक्त सब पे आता है, डिप्रेशन वगैरह हम सब ने देखा है लाइफ में जी। लेकिन उस टाइम पे ना हमें इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था कि डिप्रेशन होती क्या भला है। पता ही नहीं था, कोई बात ही नहीं करता था। बिल्कुल ना कोई टीवी ऐड में। आप तो आजकल तो हर कोई क्या है कि किसी को खाना नहीं मिला शाम को अपनी चॉइस का, तो वो डिप्रेशन, मेरे को आज डिप्रेशन है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई, आज डिप्रेशन नहीं होता है, कल डिप्रेशन नहीं होता है, ये महीनों का एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल। जाने का भी, इंसान का डिप्रेशन में जाने का भी, और उससे निकल के आने का भी। बिल्कुल। तो वो इस निकल के आने के लिए प्रोसेस आप थोड़ा बताओ कि कब ऐसा लगा कि हाँ अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, 4 महीने 6 महीने के, अब मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा है, अब मैं कर लेता हूँ चलो कुछ और काम। क्योंकि डिप्रेशन बहुत ऐसा होता है कि धीरे 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 करके जाता है। हाँ, exactly। वो भी तब जब बहुत एफर्ट जाए हमारे।
मैं जब स्कूल में लग गया था ना, उसके बाद स्कूल में आपने अपने भाई के साथ भैया के साथ काम करना शुरू कर सही दिया, है। उनका थोड़ा सहयोग हो गया। तो 9 महीने मैंने उनका बहुत अच्छे से, उनको इतना हो गया था कि वो फ्री बैठ गए थे, अरे मेरे ऊपर ही सारा संभाल, उनकी बाहर की भाई ये अपने आप कर लेगा। बेसिकली आपने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को बिजी कर दिया, बिजी कर दिया, थॉट्स ही ना आए थॉट। कुछ। हाँ, तो लेकिन उस दौरान मेरा एक शशांक दोस्त बना था, जब इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था, अच्छा अच्छा तो वो घूमने आ गया था यहाँ पे, अच्छा। ऐसे 2 दिन के लिए, चलो गाँव आ जाता हूँ। तो आया तो वो मेरे कीड़े को दोबारा जो मेरे अंदर कीड़ा था उस दोबारा जगा गया। जो कहीं सो गया था उसको जगा गया है। हाँ, वो क्या कर रहा था उस टाइम में? वो भी म्यूजिक ही कर रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, गाता था अच्छा। तो उसने मुझे बोला, यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू मुंबई यार, तेरे को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो आप ये बताओ, साइमल्टेनियसली आप सीख भी रहे थे ना, स्किल एक्वायर भी कर रहे थे? नहीं, तो ये सीखने यहाँ तो का खत्म ही काम हो गया था यहाँ तो बीच में सीखा था बस? अब आगे इस प्रोसेस होगा, बीटेक आगे की छोड़ने कहानी। और इंडियन आइडल के बीच में सीखा था, तब भी नहीं अब सीखा? आगे, अच्छा, अब आगे का वो process कीड़ा होगा। जगा गया। और मैंने फिर एक दोस्त है मेरा कि राना ही, जिससे मैं बात करता रहता था अपनी, तो उससे पूछा कि यार क्या किया जाए। उसने कहा, देख प्रदीप, अब तक तूने बिना सीखे किया जो कुछ किया, अगर अब ऐसे हार मानेगा तो ज़िंदगी में देखो वो तेरी ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर तू सीख के हारेगा ना, तो कहीं ना कहीं तेरे अंदर ये रहेगा कि यार मैंने कोशिश की। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हार मानना ना एक आदत है। अगर एक चीज़ में इंसान हार मान लेता है ना, फिर हर चीज़ में ही मानता चला जाता है। जहाँ भी मुश्किलें आती हैं वहाँ हार मान लेता है। तो जीतने की आदत डालेंगे तो जीत मिलेगी, और हारने की आदत डालेंगे तो फिर ज़िंदगी भर हर चीज़ में हार मिलती चली जाती है। बिल्कुल। वैसे हार भी हमें सिखा के जाती है। हाँ, तो ये सिखा के ऐसा कह जाती है, सकते हैं लेकिन कि हार होती ही नहीं है, हाँ, वो कहीं ना कुछ दे के जा रही है। बिल्कुल। तो उसने मुझे बोला, और मेरे को वो बात घर कर गई कि यार सही बोल रहा है। मैंने फिर पलवल में ही 1-2 क्लासेस ली एक जगह से, यहीं पे हुड्डा में एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे सारे गाँव पादनी से सिखाए। तो और मैंने प्लान बना लिया दिमाग में कि अब यहाँ से निकलना है। मेरे मम्मी पापा को बिठाया एक जगह, और मेरा छोटा भाई अरविंद, वो काफ़ी छोटा था मेरे से, तो मैं सारा भार उस पर नहीं छोड़ सकता था। बिल्कुल। तो उस समय शायद वो 8वीं 9वीं में ही था, 10वीं में पता नहीं, याद नहीं है। मम्मी पापा को बिठाया और मैंने कहा कि देखो मुझे जाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही ज़िंदगी जीता रहूं, स्कूल जाऊं, खेती करूं, अपने घर में बैठा रहूं, स्कूल जाऊं, खेती करूं, घर में बैठा रहूं चुपचाप, जबकि मैं खुश नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो जी ही नहीं रहा। बिल्कुल। मैं तो बस ऐसे फिर बिना अपना काम करे फिर आदमी वही, जिंदा लाश ही हो जाता है। लाश की तरह ही था मैं। अब वो सबको दिख भी रहा था। बिल्कुल। तो मम्मी पापा कहने लगे, फिर क्या करेगा, कैसे करेगा? मैंने कहा देखो, मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, मैं जाऊँगा मुंबई। अगर मैं वहाँ पे सक्सेस हो गया तो तुम्हारा बेटा हूँ, नहीं हुआ तो ये सोच लेना कि था ही नहीं कोई प्रदीप। ये बहुत बात गलत थी, लेकिन एक थी भी कि यार मैं अगर अब हारूंगा ना, तो फिर शायद वापस आपसे नज़रें ना मिला पाऊँगा। बिल्कुल। और यहाँ के किस मुंह से आऊँगा मैं यहाँ पे। फिर वो बहुत इमोशनल सीन था। सारे घर वाले, मतलब मम्मी पापा, मैं खूब रोए उस दिन। नेचुरल है। अगले दिन ही पापा ने मुझे कहा कि चल ठीक है, जैसे तैसे तू अपना काम कर, कोई बात नहीं। और मुझे मुंबई भेज दिया बिना बताए। मैं घर से भाग के आ गया, मम्मी पापा को बता के बस, और किसी को मेरे घर में नहीं पता था। ताऊ जी, भैया, किसी को नहीं पता। भैया के लिए एक लेटर लिख के आया था कि भैया माफ़ करना, मेरे से नहीं हो पाएगा अब सच में ही, क्योंकि मैं घुट घुट के जी रहा था। अब थोड़ा दुख भी था कि उनको मेरी थोड़ी सी, मतलब ज़रूरत थी उनको भी, क्योंकि एक बड़े काम को जब करते हैं ना, तो उसमें अपनों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे दुख भी था, पर ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं रह पाता बिना म्यूज़िक के। तो मैं मुंबई चला गया। मुंबई में जो मेरा दोस्त था शशांक, उसने मुझे एक रूम दिलाया, और वहाँ पे फिर हम पब्स वगैरह में, क्लब होते हैं ना जो ये, क्लब में जाना शुरू किया ऑडिशन देने के लिए कि भाई जैसे 1-2 घंटे 3 घंटे गाएं और वहाँ पे कुछ किराया खाना चलता रहे। पर मुझे वहाँ पे सीखना था, तो मैंने उससे कहा भाई मुझे कहीं ना क्लासेस ज्वाइन करा दे।
तो जोगेश्वरी में मनोज सर हैं, उनके घर पे क्लासेस चलती थी वोकल की। अरे तो वहाँ मैं पहुँच गया, वहाँ एडमिशन करा लिया और 6 महीने क्या लगभग फीस रही होगी उनकी? 800 रुपये थी महीने की बस। 2010 में? 2010 में 800 रुपये फ़ीस थी, और जिसमें ग्रुप में सिखाते थे। हाँ वो तो चलो 4 ही क्लास होती थी सैटरडे, अच्छा सिर्फ 4 क्लास होती थी महीने में। अच्छा। हाँ, और कोई और बैच था नहीं जेंट्स का, तो लेडीज़ का बैच था मैं अकेला वहाँ पे बंदा। तो 6 महीने मैंने क्लास ली, क्योंकि वो ज़रूरी था, वो प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी था संगीत को समझने के लिए। तो स्वर्ण सर वहाँ पे क्लासेस लेने आते थे और बढ़िया मुझे जानकारी होने लगी थी। अब लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला, 6 महीने बाद मुझे लगा कि यार ये तो कुछ प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करूं। फिर मुझे मनोज सर बोले, जब तक मेरी मनोज सर से अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनके घर जाना आना, बिल्कुल। उनके घर पे मतलब उनकी शादी वादी हुई नहीं है, हम्म, तो घर पे बस वो और उनके बड़े भाई रहते थे। ओके। और उन्होंने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, म्यूज़िक के लवर हैं वो, उन्होंने अपने घर पे ही सारी क्लासेस चला रखी हैं म्यूज़िक की, में जैसे कि वोकल, तबला, फ्लूट, स्टार, गिटार, सब उनके घर पे बजता है। तो ये बहुत पॉजिटिविटी है। और स्वामी समर्थ जी हैं जिनको वहाँ पे मतलब एक गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनके वहाँ पे पूजा होती है। ओके। तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा भक्ति भाव का इंसान हूँ, मेरे घर में मम्मी पापा पूजा, तो मैं भी उनकी पूजा करने लगा। बिल्कुल। तो एक सदगुरु की बहुत ज़रूरत होती है, एक गुरु बहुत ज़रूरी है, सदगुरु भी बहुत ज़रूरी है। गुरु कहते हैं कि हमें जीवन में जो हमारा जो जीवन है सांसारिक, इसमें वो कराता है, और सदगुरु होता है जो ऊपर वाली दुनिया, जो बाहरी दुनिया, सबकॉन्शियस लेवल पे, वही, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल जर्नी के। बिल्कुल, वो होना भी बहुत ज़रूरी है, बाकी सबकी सोच और सब। तो मेरे को मनोज सर ने बोला कि बेटा तू ना इंडिविजुअल जो होता है, मतलब अलग से अकेले सीखना शुरू कर, ग्रुप में तुझे ना कुछ समझ नहीं आएगा अभी, जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो मेरे को फिर क्या नाम है उनका, स्वर्ण सर के पास 400 रुपये क्लास की, पर एक क्लास की 1 घंटे के 400 रुपये में शुरू कर दी मैंने क्लास। अब वहाँ से मेरी मुलाकात हुई थी फिर एक फंक्शन में, विनायक सर हैं हमारे, उन्होंने मतलब जब हम काकी जी के वहाँ हर गुरुवार को ना जाते थे हम लोग वहाँ भजन संध्या करने के लिए, जो श्री स्वामी समर्थ जी की पूजा होती है वहाँ। तो वहाँ भजन संध्या होती थी 8-9 बजे से, और रात को 1-1 बज जाते थे वहाँ गाते बजाते। बहुत बढ़िया माहौल लगता था, वो बहुत ही अच्छा था सच में, बहुत अंदर से पॉजिटिविटी मिलती थी, क्योंकि एक तो संगीत था और लोग बहुत प्यारे प्यारे आते थे, जिससे कि मतलब पॉजिटिव हो गया था, सब वेवलेंथ मैच कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे संगीत की जर्नी और मधुर होती चलेगी। और वो सबसे ज़रूरी था एक आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ना, जहाँ मैं आपसे बताऊंगा कि जहाँ मैं शांत होना शुरू हो गया। अरे वहाँ से आए, वहाँ मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। मेरे को बस ये था कि म्यूज़िक करना है। मैं गुरुजी के पास जाता था, फिर विनायक सर मेरे जो गुरुजी हैं अभी, उनसे मैंने शुरू कर दिया सीखना। उन्होंने मेरा एक पहला भजन सुना था, बाजे नहीं, वो एक राधा एक मीरा, मैंने एक जगह गाया था वो काकी जी के उधर। तो उन्होंने वो सुना और मुझसे कहा कि वो गाना दोबारा गा, बुला के मुझे। अरे दोबारा गा दो एक बार फिर। पता नहीं उसके कॉर्ड मुझे सी में आएगा। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, ऐसे करके कोड मुझे आते नहीं है इसके। कि अब मैंने उनको सुना दिया तो कहने लगे तू कहाँ सीखा है। मैंने कहा गुरुजी मैं सीखा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता कुछ भी, बस मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा सर सच में। उन्होंने कहा सा लगा।
मेरे को आज भी याद है वो पर्टिकुलर उनका थोड़ा भारी आवाज में सा लगा के दिखा। तो मैंने कहा वो सा बजाएं, मेरा कुछ और ही सुर लिख रहे क्योंकि वो मिलान होता है ना जो आवाज को, सा क्या होता है कि जो टोन जो साउंड से निकलती है ना हारमोनियम से, उसके साथ अपनी आवाज को मिलाना होता है। अच्छा अच्छा, वो भी नहीं कर पा रहा था तो उनको समझ आ गया कि भैया ये धक्का स्टार्ट डीजल इंजन है। तो फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, जहाँ सीख रहा है ना वहीं सीखता रहे, मैं तुझे बुला लूँगा अपने आप। तो मैंने कुछ समय फिर स्वर्ण सर के साथ शुरू कंटिन्यू रखा और फिर गुरुजी ने मुझे बुला लिया कि आ जा फिर, ठीक है। तो मेरा जब पहली क्लास थी, मुझे आज भी याद है, राग भैरव से शुरुआत की थी उन्होंने और बहुत ही मज़ा आ गया था। मतलब फिर मेरा ये बन गया था कि मैं, वो जब एक फ़ोन था मेरे पास लावा का उस समय उस में रिकॉर्डिंग करता था, कान में लीड लगाता था, जो सफ़र रहता था उसमें पूरा सुन के जाता था, पूरा दिन सुनता था अगले दिन सुनता था, अगली क्लास तक मैं इसी को पैशन कहते हैं ना भाई। ट्रेन में, मतलब मैं जाता था ना लोकल ट्रेन्स में, तो मेरे कान में लीड लगी रहती थी और मैं वही सुनता रह रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ। और लोग मुझे देखते थे ये क्या पागल ही है क्या ये बंदा, क्योंकि मेरे को कोई मतलब नहीं था, ऐसा पागल हो गया था मैं सच में। और वो पागलपन मैं आज मिस करता हूँ, सच बता रहा हूँ। इसको स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं ना, पागलपन तो नहीं कहेंगे इसको, लोगों ने गलत शब्द दे दिए जुनून को। जुनून को हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल जुनून। तो अब ये तो चलो हो गया बात, ये आपकी पूरी म्यूजिकल जर्नी होगी। अब हम थोड़ा वैसे बातें करते हैं जी। तो ये तो रिटन डॉक्यूमेंट है, बिना लिखा हुआ रिटन डॉक्यूमेंट है कि भाई जो गिटार बजाएगा, जो गाने गाएगा, लड़कियां उसके पीछे कॉलेज की तो पागल रहेंगी। तो कितनी 1000 गर्लफ्रेंड्स थी बताएं जरा। नहीं, मेरी एक भी नहीं थी। नहीं ऐसे तो नहीं क्योंकि मेरे को गिटार नहीं आता था। शादी हो गई ना आपकी? शादी हो गई मेरी। तो ये भाभी को नहीं दिखाएंगे हम। आप बताएं। नहीं, ऐसे देखो, आर्टिस्ट को क्या है कि तस्वीर अच्छी लगती है, कोई हर विश्वामित्र की एक मेनका होती है, वो मेरी बीवी है। अभी की बात ही नहीं करी मैं तो। हाँ, मतलब एक क्रश टाइप हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ आगे प्रोसेस नहीं हुई चीज़ें। तो अभी जैसे अभी तो महादेव के आशीर्वाद से भाभी हैं, बच्चे हैं, सब बढ़िया है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप देखो, लाइफ पार्टनर के आने की वजह से चीज़ें बहुत चेंज होती हैं लाइफ में, बहुत। और किस तरीके से उन्होंने आपकी इस जर्नी में साथ दिया, किस तरह से वो अभी साथ दे रहे हैं आपको बढ़ाने में, उसके बारे में थोड़ा बताओ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझना कि लाइफ पार्टनर सिर्फ घर चलाने के लिए या जनरेशन बढ़ाने के लिए नहीं होता, आपकी खुद की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अर्धांगिनी होती है। बिल्कुल है, ये सच है। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ी सी जर्नी को ना और पीछे ले जाता हूँ। मेरी शादी तो मेरी 2015 में हुई थी। बिल्कुल। लेकिन मैं उससे पहले की जर्नी थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब मैं ये प्रोसेस चलने लगा था, गुरुजी के साथ मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी और मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, जो बार बूर में जो गाना, ये सब बंद हो गया था। और घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था उस समय, फिर कि यार कब तक ही देंगे इसको पैसे, बिल्कुल ऐसा ख़त्म ही हो गया था। तो मनोज सर से मैंने बात की थी कि मैं क्या करूं अब। तो उन्होंने मुझसे तुरंत बोला कि तू ऐसा कर, अपना सामान लेके आ, मेरे घर में रह। उनका मेरे ऊपर वो मेरी एक ज़िंदगी, उन्होंने मेरे को जो दूसरा जन्म दिया है ना मेरी ज़िंदगी में, वो उन्होंने दिया है। ये वो पत्थर है जिस मूर्ति को उन्होंने तराशा है। एग्जैक्टली, कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत, मेरे गुरुजी और उनका बहुत, अब ये जो नया जीवन है, मैं आज जहाँ बैठा हूँ ना कहीं उनका ही असर है, बिल्कुल उनका ही आशीर्वाद है कि जा बेटा जी अपनी ज़िंदगी, तेरे अंदर है इतना, हमने भर दिया कि अब तू कहीं भी गुजारा कर लेगा। सही बात। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई। मैं उनके घर में रहा, रियाज़ करता था, सुबह उठ के उनके घर में उनका काम करता था, LIC का काम था, थोड़ा बहुत फूल वूल लेने जाता था। ये सब मेरी ज़िंदगी में अब शुरू हो गया। मैं गोवा 4 बार जा चुका था लेकिन गोवा में मेरे दोस्त हंसते थे कि कहाँ गया, मैंने कहा मंदिरों में मेरे को एक भी बीच का नाम याद नहीं था, सिर्फ मंदिरों में जाता था काकी जी के साथ। नहीं, वो मेरी सच में यही मेरी ज़िंदगी थी वहाँ। और ये मेरा सबसे, जैसे कहते हैं ना, स्वर्णिम जो समय था, ये गोल्डन टाइम था जहाँ मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। उसके बाद मेरे घर में एक दिक्कत हुई, मेरे पिताजी को अटैक हुआ
2014 में। और मेरी दीदी है, मेरी बहन है, मुझसे बड़ी हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो वो मेरे घर में ही आके रहीं, फिर उनके 3 बच्चे थे। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ एक ऐसी आई कि मुझे लगा कि अभी वक्ती तौर पे वापस जाना ज़रूरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा भाई छोटा ही था, 12वीं में होगा शायद, फर्स्ट ईयर में था, याद नहीं है। तो मैं फिर वापस आ गया। फिर गुरुजी ने भी थोड़ा सा इमोशनल होके मुझे भेजा। सबको दुख था उस समय, लेकिन वो ज़रूरी थी। कुछ ऐसे वहाँ भी ऐसी चीज़ें हुई कि ठीक है, इसको जाने दो। बिल्कुल। तो मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद मुझे यहाँ पे एक टैगोर स्कूल है, और वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई एज ए म्यूज़िक टीचर, क्योंकि मुझे ना म्यूज़िक में ही करना था। मैं वापस मैं बड़े भैया के एक स्कूल में लग जाता, लेकिन मुझे ऐसा था कि यार मैं खुद के ऊपर, जिससे कि मेरी म्यूज़िक जर्नी भी शुरू रहे, ख़त्म ना हो। तो मैं म्यूज़िक टीचर यहाँ पे लग गया। सैलरी उस समय नॉर्मल थी, और घर वालों का साथ देना शुरू कर दिया। 2000 फिर मेरी शादी भी हो गई 6 महीने बाद ही, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ऐसी रहती थी, चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। तो घर में मतलब एक सपोर्टिव, मैं नहीं कहूँगा कि भाई शादी सिर्फ इसलिए की जाती है कि भाई इस काम करे आके बंद, बिल्कुल नहीं। शादी इसलिए की जाती है कि एक तो जो इंसान, जो मैं, जैसे मैं मकान को घर बनाया जा सके, बिल्कुल, वो सूना रहता है, उसमें एक पॉजिटिविटी भरनी ला के, कि हमारा जो मैं हूँ, मैं भी अकेला, एक एज के बाद बंदा अकेलापन शुरू कर देता है महसूस करना। बिल्कुल, ये सच्चाई है। तो शादी शायद इसलिए की जाती है, लोग शायद इस चीज़ को आज तक नहीं समझे हैं। मेरी ज़िंदगी में पूजा आई, मेरी वाइफ का नाम है, और मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे को हर तरह से सपोर्ट करती हैं। देखो, मेरी केयर करती है वो बहुत। अगर मैं कहीं भी हूँ तो पूछ लेगी कहाँ हो, कैसे हो, मत रुको या आ जाओ, ये सब चीज़ें चलती हैं, ये नॉर्मल लाइफ में है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इसलिए बुलाती हैं या इसलिए कहती हैं क्योंकि वो हमसे फिक्र करती हैं, फिक्र और प्यार करती हैं, सीधी सी बात है। मेरी 2 प्यारी बेटी हैं, अब 2 बेटी हैं, एक का नाम ईशी है, एक स्वरा है। और मेरा जीवन कोई दिक्कत नहीं है मुझे आज की डेट में, सब कुछ सेट चल रहा है। घर वालों को, दुनिया को, लाइफ में म्यूजिक है, स्टेबिलिटी है, हाँ, परिवार खुश है वजह से। अब ये इस दौरान मेरे साथ एक बहुत कुछ हुआ, यहाँ भी पलवल में भी। उसके बारे में बताओ कुछ। पलवल जर्नी अब कैसे टर्न लेने वाली है, और भाई साहब जी वापस कैसे मुंबई जा रहे हैं, तो फाइनली वो दिन आने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एक जूनियर था जेपी, ठीक है, कॉलेज में। उस समय मैं उसे इतना अच्छा जानता भी नहीं था। तो वो मैं 2014 में ज्वाइन हुआ, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, और वो आता है घर पे। उसकी टाटा मोटर्स में जॉब लग गई थी यहाँ पलवल में ही, फरीदाबाद यहाँ पे। तो उसको इंटरव्यू देना था। तो मेरे एक दोस्त है प्रमोद, उसका मतलब वो लगता है, वो भाई लगता है, मामा का लड़का, ऐसे कुछ रिलेशन में था। तो उसने मुझे बोला कि यार जेपी आएगा तेरे पास, उसकी हेल्प कर देना। कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय जेपी आया मेरे पास, उसके पास गिटार था। मैंने कहा यार तू गिटार कब से? तो उसने कहा मैं उस समय भी था मेरे अंदर, तुमने देखा नहीं मुझे। तो जेपी भाई फिर मेरे पास से ही, उसकी जॉब लग गई टाटा मोटर्स में, और मेरे पास से ही उसने अप डाउन करना शुरू कर दिया। उस समय शादी तो हुई नहीं थी, आया ही था मैं 2014 में, नवंबर में जॉब लगी थी, जेपी दिसंबर में आ गया था। तो 1 महीने वो मेरे साथ रहा। उसके बाद फिर वो फरीदाबाद ही रहने लगा और मैं और वो मिलते रहते थे बीच बीच में, कि मैं उसके पास चला गया या वो आ गया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बढ़ी, और 2017 में मैक भाई मिले। 2017 में मैक भाई मिले, फिर देव भाई भी 2017 में मिले, और हम लोगों ने एक ज़बरदस्त चीज़ का निर्माण किया जिसका नाम है नाद ब्रह्मम। तो इसको जाके आप YouTube पे चेक करो पहले तो। नाद ब्रह्मम के नाम से ज़बरदस्त म्यूज़िक अभी बैंड है इनका। हाँ, बहुत सारी चीज़ें रुकी, बढ़ी, लेकिन जब वो जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ ना, तभी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हुई हमारे साथ, जो होनी बहुत ज़रूरी थी। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर सीखना बहुत ज़रूरी है। हम में से कोई भी अगर हल्का पढ़ रहा है तो वो चीज़ फिर हल्की हो जाती है। तो सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। सब एक एनर्जी के साथ आते हैं, बिल्कुल, और वो शायद अब हो गया है। वो गुलदस्ता बन चुका है फूलों से मिलकर, और अब आपके सामने आएगा बहुत जल्दी नाद ब्रह्मम आपके सामने आएगा। हमारे बहुत सारे गाने हैं जो हमने उस दौरान बनाए,
लेकिन वो अब आएंगे क्योंकि अब समय आ गया है। तो फाइनली द टाइम हैज़ अराइव्ड। एक बात कही जाती है, चूज़ योर पैशन वाइजली बट फॉलो इट इवन विद मोर विजडम। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैशन को बहुत दिमाग से चूज़ करो और फॉलो तो और ज़्यादा दिमाग के साथ करो। बिल्कुल। तो इस नोट के साथ हम ख़त्म नहीं करेंगे। हम ख़त्म करेंगे एक फुल सॉन्ग के साथ, कुछ अपना बनाया हुआ, कुछ अपनी कंपोजिशन, आपके बैंड की कंपोजिशन कुछ सुनानी पड़ेगी बढ़िया करके पूरी। ये गाना नेचर के ऊपर है। नेचर जैसे कि इस गाने का नाम है बवंडर, और बवंडर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग में रहती है जब कुछ परेशानियों में हम रहते हैं, उलझनों में रहते हैं, है ना। तो ये इसको मैं ऐसे आंकता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, अपनी माँ के गर्भ में है और बाहर आने के लिए वो बहुत उत्साहित है कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक ऐसी दुनिया में जो बहुत मज़ेदार होने वाली है। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई। और आके क्या देखता है कि यहाँ तो बहुत चूतिया पाए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, प्रकृति का नाश करे जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, धुआं धप चारों तरफ। तो ये कुछ वैसा उस बंदे की, जो उस बच्चे की, उसकी फीलिंग है। बिल्कुल। ये देव भाई ने शुरू किया था ये गाना, मैघ भाई ने आगे लिखा और बहुत जल्दी आएगा ये गाना आप लोगों के बीच, तो उसको मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। बिल्कुल। आंखें खुली तो धुंधले से मंजर देखे थे जो सोई आंखों से समंदर। ओ आंखें खुली तो धुंधले से मंजर देखे थे जो सोई आंखों से समंदर। नीला जो आसमां वो था जहरीली सी हवा से घिरा घट रहा है बवंडर बवंडर, ये कैसा बवंडर नोचे है मुझको अंदर ही अंदर। बवंडर बवंडर मेरे कल का बवंडर नोचे है मुझको अंदर ही अंदर। बवंडर बवंडर बवंडर, कैसी दशा है, क्या फलसफा है, नुकसान किसका किसका नफा है। उलझे से कमजोर धागे सुलझाने वाले क्यों तू खफा है। शाखों के वो पत्ते झड़ चुके हैं, सूखी पड़ी डालियां घट रहा है। बवंडर बवंडर ये कैसा बवंडर नोचे है मुझको अंदर ही अंदर। बवंडर बवंडर मेरे कल का बवंडर सीटे है मुझको अंदर ही अंदर। ओ
बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। भाई बिल्कुल हमारी तरफ से और सबकी तरफ से बहुत बहुत विशेज़ हैं इस गाने के लिए Thank- और पूरी एल्बम के लिए। बहुत Thank you जल्दी so ये much. सब सुनने वाले हैं और बहुत मज़ा लेने वाले हैं और थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। अरे बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारी चीज़ें जो अंदर हैं एक्चुअली युवा तक बहुत ज़रूरी पहुंचनी है चीज़ें, बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल, सुने तो। बिल्कुल क्योंकि जो मैंने गलतियां की, देखो मैंने छोटी छोटी गलतियां थी लेकिन वो बहुत बड़ी बनती चली पाइल अप गई। होता चला गया सब। अगर मैं ये सब चीज़ें पहले से ही एक प्रोसेस में रहता कि मैं सीखूंगा पहले, तो शायद इतना लंबा समय नहीं लगता। बिल्कुल लेकिन जो होना होता है वो तो होता ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।